So hello everyone. So now we are starting with the last chapter of company law, that is the chapter of winding up. Now without wasting any time, अगर हम वाइंडिंग अप की बात करें तो वाइंडिंग अप इज ए वेरी वेरी लेंथी चैप्टर, बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, बट जो उसका लेंथ है वो उसके मार्क्स को जस्टिफाई नहीं करता. इट इज़ ए वेरी वेरी लेंथी चैप्टर बट प्रोपोर्शनेटली आपको सिर्फ 4 नंबर देता है, 4 मार्क्स देता है. तो अकॉर्डिंगली मैं कभी एडवाइस नहीं करता कि वाइंडिंग अप में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे. अपने नोट्स को भी हमने बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में प्रिपेयर कर रखा है और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में आपको सिलेक्टिव सेक्शंस दिए हुए हैं. और इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डील विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ वाइंडिंग अप, राइट. बिकॉज वाइंडिंग अप के अंदर मेरा मानना है कि टाइम बचे तब इस चैप्टर को करना है. और इसमें भी सबसे पहले वो जो 8 सेक्शंस जो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, 8-9 सेक्शंस, वो सेक्शंस तो करने ही है, मतलब दैट इज मैंडेटरी, यू हैव टू डू. टाइम उसके अलावा टाइम बचे तो आप डिसाइड करो कि बाकी पार्ट आपको करना है कि नहीं करना है, बट जितना मैं आपको कराने वाला हूँ उतना एटलीस्ट आपको करना ही करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखना, वाइंडिंग अप यानी कंपनियां बंद होने के स्टेज में आ गई है. जो कंपनी फॉर्म हुआ था वो कंपनी अब फाइनली डिसॉल्व होने वाली है. इट इज गोइंग टू लिक्विडेट. सो व्हाई द कंपनी इज गोइंग टू लिक्विडेट? कंपनी आखिर क्यों बंद होने वाली है और उस वाइंडिंग अप का प्रोसेस क्या होगा, इसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या होंगे. अब एक चीज ध्यान रखना, आज की तारीख में वाइंडिंग अप 2 तरीके से हो सकता है. वन इज वाइंडिंग अप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अनदर इज वाइंडिंग अप अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. तो एक तो हमारा वाइंडिंग अप हो सकता है कंपनीज एक्ट के अंदर और इसीलिए हो सकता है हमारा वाइंडिंग अप अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आने की वजह से क्या हो गया है कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो वाइंडिंग अप का प्रोविजन है वो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट हो गया है. कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर देयर वर 2 मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप. वन इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप एंड अनदर इज अगेन, अगर हम बात करें, दैट इज वाइंडिंग अप बाय द कंपनी और वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल. तो एक होता था वॉलंटरी वाइंडिंग अप, दैट इज कंपनी अपनी मर्जी से वाइंड अप कर रही है, और एक होता था मैंडेटरी वाइंडिंग अप, मतलब कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसकी वजह से कंपनी को वाइंड अप होना हो रहा है. तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप का जो पार्ट है ना, वॉलंटरी वाइंडिंग अप का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर चला गया है. इट इज नॉट कवर्ड इन दिस चैप्टर एनी मोर. इसमें क्लॉज हुआ करता था साथ ही साथ कि अगर कंपनी अपने डेप्थ पे नहीं कर पा रही है तो कंपनी वहां पे बंद हो जाएगी. क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी के खिलाफ पेटिशन फाइल करेंगे ट्रिब्यूनल को कि कंपनी हमारे पैसे नहीं पे कर रही है एंड कंपनी वहां पे बंद हो सकती है. तो वो वाला जो पॉइंट है वो भी कंपनीज एक्ट से उठा के ना आईबीसी कोड में शिफ्ट हो गया. तो अब ये चीज कंपनीज एक्ट में कवर्ड नहीं है, ये सिर्फ आईबीसी कोड में कवर्ड है. तो डू रिमेंबर कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ रहा है कि कंपनी इज नॉट एबल टू पे इट्स डेब्ट्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी वांट टू फाइल पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप अगेंस्ट द कंपनी, बताओ कौन से कोर्सेज क्रेडिटर्स के पास अवेलेबल हैं. तो याद रखना, यहां पे आप एक गलती कर सकते हो कि आप ऐसा कह सकते हो कि भाई एक तो वाइंडिंग अप अंडर कंपनीज एक्ट अवेलेबल है और एक वाइंडिंग अप अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अवेलेबल है. नो, क्रेडिटर के जो पावर्स थे टू फाइल पिटीशन अगेंस्ट द कंपनी फॉर वाइंडिंग अप, अब वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया कंपनीज एक्ट से आईबीसी कोड में. तो वो चीज अब कंपनीज एक्ट 2013 से ओमिट हो चुकी है. यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट. अब वाइंडिंग अप की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले सेक्शन 271, 272, 273, ये तीनों सेक्शंस ना आपको टेंडम में पता होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस में पता होना चाहिए. ऐसा क्यों है? बिकॉज सेक्शन 271 अगर आप देखेंगे तो दिस डील्स विद सर्कमस्टेंसेस व्हेन द कंपनी में बी उंड अप, और यहां पे कुल मिला के 5 सर्कमस्टेंसेस दिया है. सेक्शन 272 में आप देखोगे कि सर्कमस्टेंसेस तो ठीक है, बट हु आर द पर्संस हु कैन फाइल द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप टू द ट्रिब्यूनल. यानी कि अगर कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो कुछ पार्टीज तो होंगी जो एप्लीकेशन दे रही हैं, और किसको एप्लीकेशन दे रही हैं. तो सेक्शन 272 बता रहा है हु आर द पार्टीज एलिजिबल टू गिव द पिटीशन एंड दैट द पिटीशन शैल बी फाइल्ड विद द ट्रिब्यूनल. अब सेक्शन 272 के अंदर यू शुड फॉल विद इन द एलिजिबल लिस्ट ऑफ पार्टीज एंड दोज पार्टीज मस्ट फुलफिल द 5 ग्राउंड्स गिवन इन 271. तब जाके ट्रिब्यूनल को यहां पे एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है. अब अगर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन चला गया तो यहां पे सवाल उठता है कि भाई अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा. अब ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि कंपनी को वाइंड अप करना है कि नहीं करना है, मतलब ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा एंड दैट इज गिवन इन 273. इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो 3 सेक्शंस है बिल्कुल सीक्वेंस में करोगे. 271, 272, 273. 271 सेज 5 ग्राउंड्स जिसमें कंपनी बंद हो सकती है. 272 सेज हु आर द पर्संस हु आर एलिजिबल टू फाइल द पिटीशन एंड 273 सेज ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल. आई बिलीव दैट इज क्लियर. नाउ सेक्शन 271 के अंदर 5 ग्राउंड्स है. कौन से 5 ग्राउंड्स हैं? पहला, कंपनी हैज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी बी उंड अप बाय द ट्रिब्यूनल. कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रिजॉल्व कर दिया है कि कंपनी यहां पे क्या हो जाए, वाइंड अप हो जाए.
अब देखना प्रैक्टिकली ये जो सिचुएशन है ना, वॉलंटरी वाइंडिंग अप का सिचुएशन आता है फिर से, कि कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रिजॉल्व कर रही है कि हमें यहाँ पे हमारा वाइंडिंग अप हो जाए। तो प्रैक्टिकली ये भी ना आईबीसी कोड के अंदर जा चुका है, बिकॉज पूरा का पूरा वॉलंटरी वाइंडिंग अप ही आईबीसी कोड में शिफ्ट हो गया, तो प्रैक्टिकली ये क्लॉज भी आईबीसी कोड में शिफ्ट हो गया है। लेकिन अभी तक लॉ मेकर ने यहाँ कोई ओमिशन नहीं करा है, तो यू विल लीव दैट एज इट इज। ये वाला क्लॉज आप एज इट इज छोड़ दोगे, इसको आपको एग्जाम में लिख के आना है। हाँ, वो क्रेडिटर वाला पॉइंट की कंपनी अनेबल टू पे द डेब्ट्स, वो लॉ मेकर ने हटा दिया है। तो पहला क्लॉज है कंपनी हैज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी बी उंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। उसके बाद अगला क्लॉज है कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कंपनी ने क्या किया है, देश की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम किया है, राइट हमारे देश की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम किया है, या फिर फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ स्टेट को खराब किया है। तो अगर कंपनी कुछ वैसा कर रही है तो कंपनी गद्दार है, ऐसे भी नेशनलिज्म का मुद्दा आज के टाइम पे जोरों शोरों पे है, तो वहां पे उस कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। द थर्ड ग्राउंड इज दैट, द थर्ड ग्राउंड आरओसी या सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी या सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे रही है। किस बात की एप्लीकेशन दे रही है कि कंपनी ने ना फ्रॉड किया है, कंपनी एक फ्रॉडुलेंट मैनर पे ऑपरेट हो रही है, द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज बीइंग कैरिड आउट इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर, या फिर कंपनी वाज फॉर्म्ड फॉर ए अनलॉफुल पर्पस, या फिर जो लोग मैनेजमेंट में इन्वॉल्व थे वो लोग गिल्टी ऑफ फ्रॉड हैं। कुछ याद आया सेक्शन 213 कुछ ऐसा ही था, इन्वेस्टिगेशन बाय द ट्रिब्यूनल वहां भी कुछ ऐसा ही था, सेम ग्राउंड था, तो बिल्कुल मिलता जुलता ग्राउंड है कि आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली क्या हुआ होगा, इन्वेस्टिगेशन किया होगा। तो आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल कि कंपनी यहां पे क्या कर रही है, फ्रॉडुलेंट मैनर पे ऑपरेट कर रही है, फ्रॉडुलेंट पर्पस से काम कर रही है, अनलॉफुल पर्पस से काम कर रही है, एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। मतलब यहां पे अब क्या होगा कि प्रैक्टिकली आरओसी या सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल को। अब ट्रिब्यूनल सेक्शन 213 में जो पावर दिया गया था उसको एक्सरसाइज करके इन्वेस्टिगेट करेगा, सच्चाई का पता लगाएगा, और अगर कंपनी दोषी पाई जाती है तो वहां पे ट्रिब्यूनल विल एक्सरसाइज इट्स पावर्स कि वहां पे रिलीफ देना है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से, या कंपनी को वाइंड अप कर देना है। उसके बाद अगला क्लॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ द कंपनी हैज मेड ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर्स। अगर कंपनी ने पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स आरओसी को फाइल नहीं करा तो वहां कंपनी का वाइंड अप हो सकता है। नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल, ऐसा आपने 3 जगह देखा है, सिमिलर सिचुएशन आपने 3 जगह देखा है। एक आपने देखा है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स टू द आरओसी फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, याद करो कहां देखा था, सेक्शन 455 में देखा था दैट द डोरमेंट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए, दैट द एक्टिव कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए डोरमेंट कंपनी। दूसरा याद करो कहां देखा था, द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, याद करो कहां देखा था, तो दैट हमने देखा था सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 के अंदर, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, दैट वाज रेड विद सेक्शन 167 वैकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स। और अब यहां पे कहा गया कि अगर कंपनी 5 साल तक डिफॉल्ट कर रही है तो कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। अब देखना ये 5वां क्लॉज क्या है, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल, मतलब ट्रिब्यूनल के पावर्स ब्रॉड कर दिए। पहले लग रहा था कि सिर्फ इन 5 सिचुएशंस के अंदर ही ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकती है, बट अब बोल दिया कि अगर ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन कि जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है तो कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर दिया जा सकता है, और जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड ऑन द केस टू केस बेसिस डिसाइड होगा, ऑन ए केस टू केस बेसिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट रिसीव हुआ और सेंट्रल ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत बदमाशी चल रही है, कंपनी में बहुत कुछ गलत चल रहा है, तो ऑन ए जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड ऑल्सो ट्रिब्यूनल वहां पे वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकती है, भली 5 सिचुएशंस में स्पेसिफाइड ना हो। अब देखना सेक्शन 272 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, हु आर द पर्सन्स एलिजिबल टू फाइल ए पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। जैसे यहाँ कंपनीज का नाम है, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूटरीज का नाम है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम है, यहाँ आरओसी का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कब एप्लीकेशन दे सकती है ट्रिब्यूनल को फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी देश के सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ कर रही है या फिर उस स्टेट के फ्रेंडली रिलेशंस को खराब कर रही है, तब वहां पे क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे सकती है। आरओसी कब एप्लीकेशन दे सकती है ट्रिब्यूनल को फॉर द वाइंडिंग अप पिटीशन। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। पहले क्या था, आरओसी पिटीशन कब कब दे सकती थी, देखो लॉजिकल से चीज सोचो, ये जो पहला ग्राउंड है, इफ द कंपनी हैज बाय एसआर रिजॉल्व दैट द कंपनी बी उंड अप, इसमें तो आरओसी के एप्लीकेशन देने का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो ये तो साइडलाइन हो गया। कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, तो यहां पे आरओसी एप्लीकेशन पहले भी दे सकता था, अब भी दे सकता है। ROC is of the opinion या CG is of the opinion that the business has been conducted in a fraudulent manner, तो यहां आई थिंक सेंटेंस पर ही समझ आ रहा है कि ROC पहले भी पिटीशन दे सकता था, अब भी दे सकता है। कंपनी हैज मेड ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स, तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट रजिस्ट्रार के पास हुआ है तो एप्लीकेशन भी रजिस्ट्रार देगा, यहां भी एप्लीकेशन दे सकता है। अब देखना चेंज क्या है,
पहले क्लॉज ई में ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था टू मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल ऑन एनी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। मतलब कुल मिला के अपार्ट फ्रॉम दिस 4 ग्राउंड्स, अगर सीजी को लगता है कि भाई यहां भी वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन देना चाहिए, वो जस्ट एंड इक्विटेबल है, तो सीजी एप्लीकेशन दे सकता था। बट दैट पावर वाज नॉट अवेलेबल विद द आरओसी, वो पावर आरओसी के पास अवेलेबल नहीं था। अब ये पावर भी आरओसी के पास अवेलेबल करा दी गई है। अब आरओसी एप्लीकेशन दे सकती है टू द ट्रिब्यूनल फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इवन ऑन एनी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट चेंज, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और बाकी अलग से अमेंडमेंट लेक्चर यूट्यूब में भी अवेलेबल है फॉर डिटेल्ड वर्जन ऑफ द अमेंडमेंट क्लासेस। सेक्शन 273 के अंदर बोला कि अब ट्रिब्यूनल की मर्जी है, वो वाइंडिंग अप ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर सकती है। इट में मेक एन ऑर्डर टू वाइंड अप द कंपनी, इट में अपॉइंट ए प्रोविजनल लिक्विडेटर, या फिर इट में डिसमिस द ऑर्डर एज वेल। ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? डिसमिस भी कर सकती है। लेकिन जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा वो 90 डेज के अंदर पास किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन। सो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, दिस टाइम लिमिट इज इंपॉर्टेंट, दैट ट्रिब्यूनल को ऑर्डर कितने दिन में पास करना है, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन पास करना है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 276, लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया गया है उसको कब रिमूव किया जा सकता है? बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल, आई थिंक बिना देखे भी आप बता दोगे। सोचो क्या ग्राउंड होगा और रिमूवल से पहले कौन सा राइट देना पड़ेगा लिक्विडेटर को? तो ग्राउंड क्या होगा? फ्रॉड क्या रहेगा, मिसविजन्स क्या रहेगा, कॉम्पिटेंट नहीं होगा, नेग्लिजेंटली काम कर रहा होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। पता चला कंपनी का प्रमोटर जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी था, एक एडवोकेट भी था, उसको लिक्विडेटर बना दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहां 5 सिचुएशंस दी है: मिसकंडक्ट, फ्रॉड और मिसफिजेंस, प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस, इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ लिक्विडेटर, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर ये 5 सिचुएशंस हैं तो ट्रिब्यूनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने के बाद लिक्विडेटर को निकाल सकती है। बहुत सिंपल है। सेक्शन 281, ये भी एक छोटा सा सेक्शन है। इसमें क्या है कि जब लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा, मतलब ट्रिब्यूनल ने क्या कर दिया, सेक्शन 273 के अंदर वाइंडिंग अप को ऑर्डर दे दिया। कितने डेज के अंदर दे दिया? विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेटिशन के अंदर दे दिया। अब बोला कि वो 90 डेज के अंदर जब ऑर्डर आ गया, मान लो कि 1 जनवरी 2020 को पेटिशन के लिए फाइल किया था और मान लीजिए लेटर से 31 मार्च 2020 को ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब कह रहे हैं कि उस 90 डेज के बाद 60 डेज काउंट करो। अब लिक्विडेटर के पास 60 डेज का टाइम है। 60 डेज के अंदर उसको क्या करना है? कंपनी के बैलेंस शीट को डिटेल में एग्जामिन करना है। कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कंपनी ने कितनी गारंटीज दे रखी है, कंपनी ने कितना सिक्योरिटीज मॉर्गेज कर रखा है, कंपनी के पास कितने ट्रेडमार्क्स हैं, ये सारा डिटेल्स लिक्विडेटर को असेंबल करना है। कंपनी की कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज कितनी है, ये सारा डिटेल्स लिक्विडेटर को असेंबल करना है। और ये जो रिपोर्ट है ये ट्रिब्यूनल को फाइल करनी है, जिसका नाम है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, कि विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर सबमिटेड टू द ट्रिब्यूनल ए रिपोर्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, जैसे कि नेचर ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, एसेट कौन कौन से हैं, कैश कितना है, बिल्डिंग की वैल्यूएशन कितनी है, लैंड बिल्डिंग कितना है, राइट, रजिस्टर्ड वैल्यू ने उसका वैल्यू कितना डिटरमाइन किया है, कितना कैपिटल इशू कर रखा है कंपनी ने, कंपनी की कितनी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज हैं, कितना गारंटीज दे रखा है कंपनी ने, कंपनी के कितने जॉइंट वेंचर्स हैं, कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, कंपनी के कितने आईपीआरस हैं, ये सारा डिटेल्स लिक्विडेटर को कंसोलिडेट करके ट्रिब्यूनल को सबमिट कर देना है। सो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। सेक्शन 285 ये भी इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा सा बाद में आएंगे, इसमें सीक्वेंस खराब कर देगा ये। अब आ जाओ सेक्शन 294 पे, सेम सीक्वेंस में चल रहा है, ऑडिट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर्स अकाउंट। अब बोला जा रहा है जो कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है ना, जो कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली कंपनी लिक्विडेटर के पास कंपनी का सारा पावर्स आ गया, कंपनी के डायरेक्टर्स के सारे पावर शिफ्ट हो गए। अब बोला कि कंपनी का लिक्विडेटर को एक प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब कंपनी का लिक्विडेटर क्या करेगा? वो एसेट्स बेचेगा, पैसा रियलाइज करेगा, लायबिलिटी सेट ऑफ करेगा। अब बोला कंपनी का लिक्विडेटर के पास जो भी रिसिप्ट्स आ रहा है या वो जो भी पेमेंट्स कर रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कंपनी का लिक्विडेटर के पास जितना भी रिसिप्ट्स आ रहा है या वो जितना भी पेमेंट्स कर रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और वो रिकॉर्ड सबमिट करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 टाइम्स during the year to the tribunal. Very very important section this is. एटलीस्ट साल में 2 बार ये जो रिकॉर्ड है ये कंपनी लिक्विडेटर को ट्रिब्यूनल को सबमिट करना पड़ेगा। अब वो जो रिकॉर्ड्स है रिसिप्ट पेमेंट्स का, प्रैक्टिकली उसका ऑडिट भी होना चाहिए टू एंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो इसलिए बोला गया है कि अब ट्रिब्यूनल यहां पे क्या कर सकती है, उसको ऑडिट भी करवा सकती है। और जब उसका ट्रिब्यूनल ऑडिट करवाएगा तो जो भी इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा वो सारा इंफॉर्मेशन लिक्विडेटर यहां पे फर्निश कर देगा। अब बोला है कि जब अकाउंट्स ऑडिट हो जाएंगे, जब ये अकाउंट्स ऑडिट हो जाएंगे तो लिक्विडेटर को ऑडिटेड कॉपी ऑफ अकाउंट्स फाइल करना पड़ेगा। अब सोचो किसको फाइल करना पड़ेगा? पहले अकाउंट बनाया, बोला ट्रिब्यूनल को साल में 2 बार फाइल करो। नाउ द अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड, तो सोचो ऑडिटेड अकाउंट्स की कॉपी किसको फाइल करनी है? लॉजिकली सोचो, वन इज द ट्रिब्यूनल।
एंड अदर इज द रजिस्ट्रार द माई बाप अंडर द कंपनीज एक्ट। लॉजिकल है। तो आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट ट्रिब्यूनल और रजिस्ट्रार। थर्डली, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट इफ द अकाउंट्स रिलेट टू ए गवर्नमेंट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट कंपनी था दैट वाज कंप्लीटली होल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें 90% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और वो कंपनी अब वाइंडिंग अप पे जा रही है। तो प्रैक्टिकली अब लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, वो उसके अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, अपने रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस का, वो उसको ऑडिट करा रहा है। अब वहां पे वो ऑडिटेड अकाउंट्स की कॉपी लिक्विडेटर को भी फाइल करेगा, ट्रिब्यूनल को भी फाइल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फाइल करेगा। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर गवर्नमेंट कंपनी जिसका 90% स्टेक लेट अस से स्टेट गवर्नमेंट के पास है, मतलब इट इज ए स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। नाउ द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। वहां भी लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, उसको ऑडिट करा रहा है। तो अगेन वो जो ऑडिटेड अकाउंट्स की कॉपी है वो लिक्विडेटर को फाइल होगी, ट्रिब्यूनल को फाइल होगी एंड स्टेट गवर्नमेंट को फाइल होगी। आई थिंक द सिचुएशन इज वेरी वेरी क्लियर। नाउ एक चीज ध्यान से सुनना, पहले एक सेक्शन हुआ करता था सेक्शन 348। अब ये जो सेक्शन 348 है बिल्कुल सिमिलर सेक्शन था, जहां पे बोला गया था कि अगर एक साल के अंदर वाइंडिंग अप कमेंस नहीं हुआ तो कुछ अकाउंट्स लिक्विडेटर को सबमिट करना पड़ता है टू द ट्रिब्यूनल, रजिस्ट्रार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा करके कोई सेक्शन था। नाउ दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। और ये सेक्शन ना एग्जाम में बहुत बार आता था। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेक्शंस, वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन फॉर योर एग्जामिनर 348। अब वो सेक्शन सिलेबस से हट गया है। अब उसी से मिलता जुलता सेक्शन है 294, बहुत ही मिलता जुलता सेक्शन है, बिल्कुल आप समझ लो सगा भाई है। तो इसलिए सेक्शन 294 के आने के चांसेस एग्जाम में फिर से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यू हैव टू स्टडी इट प्रॉपर्ली। इस सीरीज के अंदर ये एक आखिरी सेक्शन देखेंगे, फिर हम लोग दूसरी सीरीज में जाएंगे। सेक्शन 285 दैट इज सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब कौन है? हु इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी, राइट? तो अब वाइंडिंग अप के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु इज लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट। एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु इज लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, जिसको कंपनी को कॉन्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, जिसको कंपनी को कॉन्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो पास्ट मेंबर भी हो सकता है या प्रेजेंट मेंबर भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए सिंपल से अगर डेफिनेशन की बात करें तो भाई मैंने सानिध्य सराफ ने 100 शेयर खरीद रखा था। ही परचेज 100 शेयर ऑफ 10 रुपीज बट ही हैज पेड ओनली ₹6, ₹4 इज येट टू बी पेड अप। तो आई एम ए कॉन्ट्रीब्यूटरी बिकॉज मेरा 4 रुपए पेंडिंग है, मेरे को 4 रुपए देना है। बट यहाँ पे वन थिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, क्या बोला है यहाँ पे, द टर्म कॉन्ट्रीब्यूटरी मीन्स ए पास्ट और प्रेजेंट मेंबर लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ इट्स ओन्ड अप एंड इंक्लूड्स होल्डर ऑफ शेयर हु आर फुल्ली पेड अप एज वेल। यानी पहले एग्जांपल तो समझ आया कि आप परचेज 100 शेयर 10 रुपीज का है, 6 रुपीज पे कर दिया, 4 रुपए पेमेंट बाकी है, वहां पे मैं कॉन्ट्रीब्यूटरी हूं। बट बोल रहा है कि हो सकता है कि मैंने फुल्ली पे अप कर रखा है शेयर का पेमेंट, तब भी मैं कॉन्ट्रीब्यूटरी हूं। क्यों? बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि एज ए मेंबर आई अंडरटेक टू पे द कंपनी सम अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। याद है ना, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एज ए मेंबर ना, जब मैं सब्सक्राइब करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि जब कंपनी वाइंडिंग अप पे जाएगा मैं पे करूंगा, तब वहां भी मैं कॉन्ट्रीब्यूटरी हूं। और अगर मेरे को सरप्लस एसेट्स में इंटाइटलमेंट है एज ए मेंबर, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, अगर मेरे को सरप्लस एसेट्स में इंटाइटलमेंट है तो वहां पे भी मैं कॉन्ट्रीब्यूटरी हूं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लायबिलिटीज दो प्रकार के होते हैं, सॉरी कॉन्ट्रीब्यूटरीज दो तरीके के होते हैं। एक प्रेजेंट मेंबर हु आर कॉल्ड एज लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी, और एक पास्ट मेंबर्स हु आर कॉल्ड एज लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो बीइंग द प्रेजेंट मेंबर्स हमारी लायबिलिटी सबसे पहले आएगी, जो भी प्रेजेंट मेंबर है। एक हो गया जो 1 साल पहले मेंबर था, 6 महीना पहले मेंबर था, लॉजिकली सोचो, और एक जो कंपनी का आज मेंबर है। तो जो कंपनी का आज मेंबर है, जो प्रेजेंट मेंबर है, ही इज इन द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी, उसकी लायबिलिटी सबसे पहले आएगी। पास्ट मेंबर तब लायबल होगा जब प्रेजेंट मेंबर डिफॉल्ट करता है। पास्ट मेंबर तब लायबल होगा जब प्रेजेंट मेंबर डिफॉल्ट करता है इन द पेमेंट, ठीक है। नॉर्मली पास्ट मेंबर की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, नॉर्मली पास्ट मेंबर की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, उसकी लायबिलिटी हमेशा सेकेंडरी होगी। The liability of present member shall be primary and the liability of past member shall be secondary। और यहां पे बोला गया कि past member shall not liable to contribute if। यहां 3 सिचुएशंस दिए हैं जब पास्ट मेंबर को कभी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। कौन से 3 सर्कमस्टेंसेस हैं? दैट इज, अगर प्रेजेंट मेंबर ने लायबिलिटी सेटिस्फाई कर दी है, अगर प्रेजेंट मेंबर ने लायबिलिटी सेटिस्फाई कर दी है तो पास्ट मेंबर तक आप पहुंचोगे ही नहीं, पास्ट मेंबर तक लिक्विडेटर पहुंचेगा ही नहीं, तो वहां पे पास्ट मेंबर की लायबिलिटी अराइज ही नहीं होती। Another thing, he has ceased to be a member for 1 year or upwards before the commencement of winding up। मतलब लॉजिकली सोचो, एज ए पास्ट मेंबर में मेरी लायबिलिटी तभी अराइज होगी अगर मैं पिछले 1 साल में मेंबर था। पास्ट मतलब कितना पास्ट? आप 5 साल 10 साल पहले नहीं जा सकते, आप 4 साल पहले 3 साल पहले नहीं जा सकते, पिछले 1 साल की बात हो रही है। तो यहां पे बोला है कि इफ ही हैज सीज्ड टू बी अ मेंबर फॉर 1 ईयर और अपवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, तब भी वहां पे लायबिलिटी अराइज नहीं हो सकती पास्ट मेंबर की,
ठीक है। फॉर एग्जांपल वाइंडिंग अप कमेंस हुआ है 1 जनवरी 2020 को, तो 1 जनवरी 2020 से आप एक साल पीछे चले जाओ, दैट इज 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2019 से पहले ही मैंने अपना शेयर वगैरह बेच दिया था, एंड आई सीज टू बी मेंबर, माय लायबिलिटी कैन नॉट बी देयर। या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेब्ट और लायबिलिटी कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर ही सीज टू बी मेंबर। अब प्रैक्टिकली एज ए पास्ट मेंबर मेरी लायबिलिटी तभी अराइज हो सकती है जब कंपनी ने जो लायबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट करी थी वो करी थी एट द टाइम व्हेन आई वाज द मेंबर। मतलब समझो 1 जनवरी 2020 को वाइंडिंग अप कमेंस हुआ है, पिछले एक साल में आई शुड बी ए मेंबर, यानी अभी मैं मेंबर नहीं हूं, बट 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2020 के बीच आई वाज ए मेंबर। कंपनी ने उस वक्त कुछ लायबिलिटीज इंकर करी थी और उन लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो पाया है, और प्रेजेंट मेंबर भी पे नहीं कर पा रहे हैं, प्रेजेंट मेंबर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कंट्रीब्यूशन को, तब जाके पास्ट मेंबर का नंबर आएगा। ठीक है। अब सपोज 1 जनवरी 2019 से पहले अगर मेरा सीज टू बी मेंबर हो गया था, आई वॉज नॉट ए मेंबर, आई सीज टू बी मेंबर, आई विल नॉट बी लायबल। ठीक है। अब मान लो व्हेन आई सीज टू बी ए मेंबर, उसके बाद कंपनीज ने अगर कोई लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करी थी, तब उसके लिए भी पास्ट मेंबर्स लायबल नहीं होंगे, बिकॉज भाई जब मैं मेंबर था तुमने ये लायबिलिटी इंकर ही नहीं करा, तुमने ये लोन ही नहीं लिया, मेरे को पता भी नहीं उस लोन के बारे में, और अब तुम मुझे उसके लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए बुला रहे हो, नॉट लॉजिकल। तो बोला गया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेब्ट और लायबिलिटी ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर ही सीज टू बी ए मेंबर। तो यहां पे ये 3 सर्कमस्टेंसेस है जिसका आपको ध्यान रखना है कि कब पास्ट मेंबर्स की लायबिलिटी अराइज होगी, कब नहीं होगी। उसके बाद हम सीधा आएंगे सेक्शन 327, 326, 328, ये 3 सेक्शंस करने हैं अपने को, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं करेंगे, जस्ट द इंपॉर्टेंट पार्ट। सेक्शन 327 में एक प्रेफरेंशियल पेमेंट का लिस्ट दिया हुआ है। सेक्शन 327 में एक प्रेफरेंशियल पेमेंट का लिस्ट दिया हुआ है कि कंपनी जब भी वाइंडिंग अप में जाएगा ना, इनको प्रायोरिटी मिलेगा, इनको बाकियों से पहले प्रायोरिटी मिलेगा। तो सेक्शन 327 के अंदर प्रायोरिटी पेमेंट वालों का लिस्ट दिया हुआ है कि जब भी कंपनी क्या जाएगा, वाइंडिंग अप में जाएगा, इनको प्रायोरिटी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का जो भी टैक्सेस है, वर्कमैन का जो भी वेजेस है, जो भी वर्कमैन का रेम्यूनरेशन है या एम्प्लॉयज का सैलरी है, ठीक है, फॉर 4 मंथ्स, पिछले 4 महीने का, या फिर एक्रीव्ड हॉलीडे रेम्यूनरेशन है, या ग्रेट्युटी का पैसा है, प्रोविडेंट फंड का पैसा है, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेंसेस इंकर हुए थे, तो इन सारे पैसों को पहले प्रायोरिटी मिलेगा ओवर द अदर एक्सपेंसेस। ऐसा बोला सेक्शन 327 के अंदर। वंस यू गो थ्रू दिस 7 पॉइंट्स कि ये कौन से 7 पेमेंट्स की बात हो रही है जिनको प्रायोरिटी देना पड़ेगा ओवर द अदर डेट्स। अब देखना सेक्शन 326। सेक्शन 326 में जब आप आओगे, बोले ओवरराइडिंग द लिस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल पेमेंट, मतलब सबसे पहले बोला सेक्शन 327 के अंदर कि दीस आर द 7 पेमेंट जिसको आपको प्रायोरिटी देनी है। फिर सेक्शन 326 में बोला कि उन 7 पेमेंट को छोड़ दीजिए, ओवर एंड अबव दी 7 पेमेंट्स आपको उससे पहले किसी और को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद 327 में जाना है। अब 326 में क्या बोला, 326 के अंदर सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी दोगे, सेक्शन 326 के अंदर सबसे पहले आप वर्कमैन ड्यूज को प्रायोरिटी दोगे और डेब्ट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी दोगे। तो सेक्शन 326 में बोला कि ओवरराइडिंग सेक्शन 327 सबसे पहला वर्कमैन ड्यूज, वर्कमैन मतलब जो लेबर क्लास है, मजदूर क्लास है, एक हो गया सैलरीड क्लास, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, मजदूर क्लास की बात कर रहे हैं, वर्कमैन ड्यूज की बात कर रहे हैं। तो बोला जो वर्कमैन ड्यूज है और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, जिनको सिक्योरिटी मिला हुआ है, बैंक्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, पहले उनको प्रेफरेंस देंगे, बाकियों को बाद में देंगे। उसके बाद भी एक क्लैरिफिकेशन इंसर्ट कर दिया प्रोवाइजो के अंदर, बोला इसके अंदर भी अगर कोई वर्कमैन ड्यूज पेंडिंग है विच आर पेबल फॉर 2 years प्रीसीडिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर, अगर कोई वर्कमैन ड्यूज पिछले 2 सालों का है, पिछले 2 सालों का कोई वर्कमैन ड्यूज है, पहले उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर से भी पहले। यानी पहले बोला कि वर्कमैन ड्यूज और सिक्योर्ड क्रेडिटर को आप साथ में प्रायोरिटी दोगे, प्रपोर्शन में प्रायोरिटी दोगे, पेरी पासू प्रायोरिटी दोगे, वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद बोला कि भैया अगर पिछले 2 साल का वर्कमैन ड्यूज है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले भी उनका पेमेंट क्लियर कर दोगे। ठीक है। तो अब देखना यहां पे एक एग्जाम्पल है, एज्यूमिंग कि देयर आर नो वर्कमैन ड्यूज इन द प्रीवियस 2 years। तो अगर हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं कि देयर आर नो वर्कमैन ड्यूज इन द प्रीवियस 2 years, तो हमारा सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा। याद रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द वर्कमैन ड्यूज कि वर्कमैन ड्यूज कितना पुराना है, आप एज्यूम करोगे कि ये पिछले 2 साल का नहीं है। अब ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, मैं मानता हूं, बट आईसीआई ने ऐसा करा है। ये प्रोवाइजो नया आ गया, बट आईसीआई ने अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करा है। तो शायद आईसीआई ने अजम्पशन लिया है क्वेश्चन के अंदर कि भाई जो वर्कमैन ड्यूज है वो 2 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो अगर क्वेश्चन में वर्कमैन ड्यूज प्रेजेंट है बट इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर, आप एज्यूम कर लो कि जो वर्कमैन ड्यूज है वो 2 साल से पहले का होगा, और सीधा सीधी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कर्स को बराबरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन प्रपोर्शन ऑफ देयर लायबिलिटी।
जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इनकम टैक्स ड्यूज इज 20 lakhs, सेल्स टैक्स ड्यूज इज 15 lakhs, ड्यूज ऑफ वर्कर्स इज 25 lakhs, अनसेक्योर्ड लोन्स इज 15 lakhs, सेक्योर्ड क्रेडिटर्स इज 75 lakh, टोटल रियलाइजेशन 80 lakhs। तो अब देखो टोटल पैसा सारे एसेट को बेच के 80 lakhs मिल रहे हैं, अब इतना सारा देना बाकी है। टोटल अमाउंट यू आर गेटिंग इज 80 lakhs, बट पेमेंट की लिस्ट लंबी है। इनकम टैक्स ड्यूज, सेल्स टैक्स ड्यूज, इनको प्रायोरिटी मिलना है ओवर एज पर सेक्शन 327, बट 326 के अंदर बोला ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट का लिस्ट। आप सबसे पहले वर्कमैन ड्यू और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्रेफरेंस दोगे। तो वर्कमैन का ड्यू है 25 लाख, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ड्यू है 75 लाख, टोटल 100 lakhs, बट मिलने वाला 80 lakhs। यानी वो 80 lakhs वर्कर्स और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बीच बट जाएगा एंड बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा। और किस रेशियो में बटेगा? इन प्रपोर्शन ऑफ देयर डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल टोटल डेप्थ कितना है वर्कमैन और सिक्योर्ड क्रेडिटर का? 25 लाख प्लस 75 लाख 100 लाख, यानी वर्कमैन का शेयर इज 1/4 एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर का शेयर इज 3/4। तो ये जो टोटल अमाउंट रियलाइजेशन है ये वर्कमैन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन 1/4 रेशियो एंड क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन 3/4 रेशियो। आई बिलीव दैट इज क्लियर। बट अगर एग्जाम्पल में आपको ये कह देता कि वर्कमैन का पिछले 2 साल का ड्यूज इतना है, पिछले 2 साल से पहले का ड्यूज इतना है, तो पहले आप उस ड्यूज को पे कर दो जो पिछले 2 साल का है वर्कर का, उसके बाद ये प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन करो। दैट इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। ठीक है, अब देखना, कम टू सेक्शन 328। 328 इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 328 में क्या हो रहा है कि मान लो जिस दिन वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन दिया गया है, फॉर एग्जांपल द वाइंडिंग अप इज एप्लीकेशन इज गिवन ऑन 1 जनवरी 2020। अब 1 जनवरी 2020 को जब वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन गया है, अब जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस चालू होगा, आपको पता है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी लास्ट में मिलती है। पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी मिल जाएगा, वर्कमैन को मिल जाएगा, फिर बाकी जो प्रायोरिटी पेमेंट की लिस्ट है उनको मिल जाएगी, फिर लास्ट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को प्रायोरिटी मिल जाएगी। बट सपोज अब हो सकता है कि उस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिस्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कंपनी प्रायोरिटी देना चाहती है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर का खुद का एक बिजनेस वेंचर है, डायरेक्टर के रिलेटेड पार्टी से लोन लिया था जो एक अनसिक्योर्ड पार्टी है, और अगर कंपनी वाइंडिंग अप एप्लीकेशन में जाता है तो वहां पे उस अनसिक्योर्ड पार्टी को पेमेंट रियलाइज नहीं होगा इनकम्प्लीट। तो उसके लिए अब कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी सोच रहा है कि मैं किसी तरीके का कोई प्रेफरेंस दे दूं टू दैट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो कंपनी ने क्या कर दिया, मान लो कि वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन देने से कुछ टाइम पहले कंपनी ने उस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को सिक्योर्ड बना दिया, उसके नाम पे कोई सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दी, या किसी का पेमेंट अटका पड़ा था, राइट, किसी का पेमेंट अटका पड़ा था, कोई सप्लायर था, उसका पेमेंट क्लियर कर दिया, तो पेमेंट क्लियर कर दिया, या फिर किसी के नाम पे सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दी, या कुछ भी ऐसा कर दिया जिसकी वजह से किसी को ज्यादा प्रेफरेंस दे दी कि अगर वाइंडिंग अप में चले जाते तो उस बंदे को शायद पैसा नहीं मिलता या पैसे कम मिलते, इसलिए वाइंडिंग अप का जब एप्लीकेशन में अपन जा रहे हैं उससे पहले उसका पेमेंट क्लियर कर दो, या फिर उसके नाम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर दो, या उसके नाम पे कुछ सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दो, और उस बंदे को हमने प्रेफरेंस दे दिया। अब यहां पे सेक्शन 328 में कहता है कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ऐसा कोई भी प्रेफरेंस दिया गया है विद इन 6 months प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, सेक्शन 328 कहता है कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी ने ऐसा कोई भी प्रेफरेंस दिया है किसी भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को विद इन 6 months बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, और उसका एक फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, एक फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस ट्रीट करेगा उसे ट्रिब्यूनल, उस प्रेफरेंस को ट्रिब्यूनल एक फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस ट्रीट करेगा और उसको यहां पे ट्रिब्यूनल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो अगर कंपनी ने किसी भी तरीके का कोई ऐसा प्रेफरेंस दिया है किसी ऐसी पार्टी को बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और क्लियरिंग द पेमेंट या गिविंग सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ सच पर्सन विद इन 6 months ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ एप्लीकेशन, प्रायर टू द वाइंडिंग अप ऑफ एप्लीकेशन, 6 महीना पहले तक, तो यहां पे ट्रिब्यूनल उस प्रेफरेंस को क्या मान सकती है? फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मान सकती है, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो इसके ऊपर ना केस स्टडी आता है कि कंपनी ने वाइंडिंग अप एप्लीकेशन दिया 1 जनवरी 2021 को 2021। अब मान लो सितंबर 2020 के अंदर कंपनी ने इस पार्टिकुलर पार्टी के नाम पे सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दिया, उसका लायबिलिटीज क्लियर कर दिया। अब यहां पे वो एक रिलेटेड पार्टी था, तो उस तरीके से वहां पे एक केस स्टडी कैन बी फ्रेम्ड। सेक्शन 329 ये भी सिमिलर सेक्शन है, यहां पे ना 6 months की जगह 1 year बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप है। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, जिस दिन आपने वाइंडिंग अप का पेटिशन फाइल किया था, अगर उसके 1 साल पहले तक कंपनी ने कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करा है जो गुड फेथ में नहीं है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन में नहीं है, अगर कंपनी ने ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन करा है जो गुड फेथ में नहीं है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन में नहीं है, उसको ट्रिब्यूनल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज गुड फेथ में नहीं है, व्हाट इज वैल्यूएबल कंसिडरेशन में नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का परचेजिंग 1.5 करोड़ में हुआ था, 1 करोड़ का परचेजिंग डायरेक्टर के रिलेटेड पार्टी से 1.5 करोड़ में हुआ था 1 साल पहले।
तो प्रैक्टिकली डायरेक्टर को पता था कि कंपनी बंद होने वाली है, एक काम करो कि अपने रिलेटेड कंसर्न को फायदा पहुंचा दो, 1 करोड़ का परचेजिंग 1.5 करोड़ में कर दिया। तो वो जो ट्रांजैक्शन था वो गुड फेथ में नहीं था, वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन में नहीं था, तो उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इसका टाइम लिमिट है 1 ईयर बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप। सेक्शन 328 के अंदर जो टाइम लिमिट था फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का, दैट इज 6 मंथ्स प्रायर टू मेकिंग वाइंडिंग अप एप्लीकेशन। ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, केस स्टडीज में पूछा जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव में पूछा जा सकता है, हर जगह ये चीज काम आनी है। सेक्शन 331 इज कोरिलेटेड विद 328, याद रखना। सेक्शन 331 इज कोरिलेटेड विद 328। 328 में जिस फ्रॉडुलेंट पर्सन की बात की गई थी, जिसको फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस दी गई थी, सेक्शन 331 इज टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटीज ऑफ सच फ्रॉडुलेंट प्रेफर्ड पर्सन, कि वो बंदा लायबल होगा और जो भी मॉर्गेज वगैरह उसके फेवर में क्रिएट किया गया है वो उसको वापस करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट सेक्शन 331 सेज। सेक्शन 332 भी एक सिमिलर सेक्शन है, ये सारे सेक्शन से एक जोन में आते हैं। अब यहां पे बोला है कि अगर कंपनी ने वाइंडिंग अप के कमेंसमेंट से 12 महीने पहले कोई फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया किसी के ऊपर, राइट, फिक्स चार्ज क्रिएट नहीं किया, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया। आई थिंक दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज, उसकी बात यहां पे नहीं कर रहा। फ्लोटिंग चार्ज मतलब नॉर्मली जो स्टॉक के ऊपर जो चार्ज दिया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर कंपनी का जब वाइंडिंग अप का कमेंसमेंट हुआ है, अगर उसके 12 महीने पहले कंपनी ने फ्लोटिंग अप के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट किया है, उस चार्ज को भी ट्रिब्यूनल वॉइड क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि सपोज कंपनी हैज टेकन ए फ्रेश लोन 12 मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी ने एक नया लोन लिया है, फ्रेश लोन लिया है 12 महीने पहले वाइंडिंग अप के कमेंसमेंट से, एंड जब कंपनी ने लोन लिया था कंपनी उस वक्त सॉल्वेंट थी, उस वक्त ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं था कि कंपनी बंद होने वाली है। तो प्रैक्टिकली सोचो, कंपनी ने वाइंडिंग अप से 12 महीने पहले लोन लिया, 12 मंथ्स इज अ गुड सब्सटेंशियल टाइम पीरियड। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन कंपनी वाज सॉल्वेंट। उसके बाद कुछ ऐसा इवेंट्स हो गया जिसकी वजह से कंपनी वाइंडिंग अप पे जा रही है, तो यानी कि वो लोन बोनाफाइड था। तो इसकी वजह से वहां जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया एसेट्स के ऊपर उसको वैलिड माना जाएगा, बट सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 5% इंटरेस्ट। वो जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया है उसको वैलिड माना जाएगा, बट सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 5% इंटरेस्ट। कंडीशन ये है कि कंपनी उस वक्त सॉल्वेंट होनी चाहिए, वो एक फ्रेश लोन होनी चाहिए। एंड थर्डली, उस फ्लोटिंग चार्ज को वैलिड माना जाएगा, बट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 5% इंटरेस्ट। तो ध्यान रखना, 328 से 338 सारे मिलते जुलते सेक्शंस हैं। 328 हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद 331, आपको साथ में पढ़ना है। 328 के अंदर बोला है कि वाइंडिंग अप का जब एप्लीकेशन दिया उसके 6 महीना पहले कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है जिससे आप फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस दे रहे हो, उसको नल एंड वॉइड मान लेगा ट्रिब्यूनल, एंड ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर टू रिस्टोर सच पोजीशन। 329 के अंदर बोल रहा है कि वाइंडिंग अप के पेटिशन से 1 साल पहले तक अगर कोई भी ट्रांसफर हुआ है विच इज नॉट इन गुड फेथ एंड नॉट फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसको भी नल एंड वॉइड माना जा सकता है। 332 के अंदर बोल रहा है कि कंपनी हैज क्रिएटेड एनी फ्लोटिंग चार्ज विद इन 12 मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, उसको भी वॉइड माना जाएगा, लेकिन उसका वो एक्सेप्शन है। और ये लास्ट सेक्शन कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर का, सेक्शन 333, दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ऑनरस प्रॉपर्टी। व्हाट इज ऑनरस प्रॉपर्टी? ऑनरस प्रॉपर्टी मतलब कंपनी के बैलेंस शीट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, कंपनी के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो प्रैक्टिकली कंपनी के लिए बर्डनसम है। इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, इट इज लायबिलिटी फॉर द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एक ऐसा लैंड पोजेस करता है जिसमें बहुत डिस्प्यूट्स है, और उस लैंड को बेचने में जितना पैसा नहीं आने वाला उससे ज्यादा लीगल एक्सपेंसेस इंकर हो जाएगा, लैंड के ऊपर अपना ओनरशिप टाइटल प्रूव करने में उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा उस डिस्प्यूट को सेटल करने में। तो वो क्या होगी? ऑनरस प्रॉपर्टी। एनी लैंड दैट इज बर्डन विद ऑनरस कवेनेंट्स, या फिर कंपनी का कुछ इन्वेस्टमेंट है शेयर वगैरह में जो कि लॉस मेकिंग है, जो कि बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रहा है। कंपनी ने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल एक परचेज कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने ले लिया था, बट उसका जो कोटेशन दे दिया था वो बहुत ही ज्यादा दे दिया था, एंड अकॉर्डिंगली अगर कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करती है तो कंपनी वहां पे लॉसेस में आ जाएगी। तो कंपनी के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉफिटेबल से ज्यादा अनप्रॉफिटेबल है। तो बोला गया है कि लिक्विडेटर को बोला गया है कि आपके पास ना 12 मंथ्स का टाइम है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप जब चालू हो जाएगा आपके पास 12 महीने का टाइम है, 12 मंथ्स का। 12 महीने के अंदर आपको कोई भी ऐसा ऑनरस प्रॉपर्टी लगता है कि आपको लगता है कि टू एग्जीक्यूट दिस इज लॉस मेकिंग फॉर द कंपनी, तो आप डिस्क्लेम कर सकते हो, अपना पल्ला झाड़ सकते हो, अपनी कंपनी का पल्ला झाड़ सकते हो, दिस एसेट डज नॉट बिलोंग टू अस, वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, वी आर गिविंग अवे द ओनरशिप राइट ओवर दिस स्टॉक। तो वहां पे लिक्विडेटर को ऑप्शन दिया गया है कि आप 12 महीने के अंदर क्या कर सकते हो? डिस्क्लेम कर सकते हो ऑनरस प्रॉपर्टी को कि भाई हमारे इस पर कोई राइट नहीं है। बट आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे क्रेडिटर्स को तकलीफ हो सकती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टीज को तकलीफ हो सकती है अगर कंपनी डिस्क्लेम कर देती है उस ऑनरस प्रॉपर्टी को। तो प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस इज दैट 12 मंथ्स का टाइम दिया गया है कंपनी को कि 12 मंथ्स विद इन लिक्विडेटर को कि 12 मंथ्स विद इन द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप आप क्या करें? डिस्क्लेम कर दें ऑनरस प्रॉपर्टी। आप ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दें, ट्रिब्यूनल आपका एप्लीकेशन कंसिडर करेगा, क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएगा, क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेगा, उसके बाद ट्रिब्यूनल अप्रूव करेगा टू डिस्क्लेम सच ऑनरस प्रॉपर्टी। तो यहां पे स्पीड मेरी थोड़ी सी फास्ट थी बिकॉज उसका कुछ कर नहीं सकते, दिस इज अ वेरी वेरी लिमिटेड ड्यूरेशन कोर्स, राइट। तो यहां पे जो स्पीड था हमारा थोड़ा सा फास्ट था।
वाइंडिंग अप हमने इससे पहले कवर अप नहीं किया था, वाइंडिंग अप इससे पहले हमने कवर अप नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था यार, मुझे लगा कि लेंथी चैप्टर है, टाइम फ्रेम लिमिटेड है, तो बेटर है कि कवर ना करें, जो पहले के कोर्सेज थे हमारे संजीवनी कोर्सेज। बट स्टूडेंट्स का काफी रिक्वेस्ट आया लास्ट टाइम, सर वाइंडिंग अप भी करा दो, फास्ट करा दो, इंपॉर्टेंट सेक्शंस करा दो, तो दिस टाइम आई हैव कवर्ड वाइंडिंग अप फॉर यू एज वेल, राइट। तो ये सारे सेक्शंस जो मैंने आपको दिए हैं ना यार, ये अच्छे से करो, 99% चांसेस हैं क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पार्ट इन वाइंडिंग अप, 99% चांसेस हैं। इसके अलावा यू गेट एनी न्यू क्वेश्चन इन एमटीपी, यू गेट एनी न्यू क्वेश्चन इन आरटीपी, तो आप वो क्वेश्चन साथ में जरूर लगा लेना। एंड अगर और टाइम बचता है, यू फील की और टाइम है, सरप्लस टाइम है, यू कैन गो थ्रू द इंटायर नोट्स, उसके बाद और टाइम बचता है, यू कैन गो थ्रू द आईसीएस स्टडी मटेरियल, बिकॉज अगेन उस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट।